नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा वेबेस्ट टाइम बेनकाब जोड़ूँ समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आतंकवाद पर होगा प्रहार, अमित शाह। गृह मंत्रालय ने जारी किया पहली आतंकवाद विरोधी नीति का दस्तावेज। जी हां, सरकार ने सोमवार को देश को पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को जारी किया। इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है, जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों का धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार नीति को गृह मंत्रालय ने जारी किया। इसमें भारत और या विदेश से उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ये 7 स्तंभ रोकथाम, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं का एकीकृत करना, मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, कट्टरता सहित आतंकवाद में सहायता करने वाली परिस्थितियों को दूर करना, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरक्षित और आकार देना और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है। नीति दस्तावेज में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा गया कि भारत के निकटवर्ती इलाकों में अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसके कारण अक्सर अराजक क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के कुछ देशों ने कभी कभी आतंकवाद को राजनीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। इसमें कहा गया है कि इसके बावजूद भारत आतंकवाद को किसी विशिष्ट धर्म, जातीय, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता है। भारत ने हमेशा आतंकवाद और किसी भी तत्व द्वारा किसी भी घोषित या अघोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके उपयोग की स्पष्ट और निर्विवाद रूप से निंदा की है। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि भारत आतंकवाद के पीड़ितों के साथ लगातार खड़ा रहा है और इस पर अड़िग है कि दुनिया में हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यही सैद्धांतिक दृष्टिकोण आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की कतई बर्दाश्त नहीं नीति का आधार है। नीति में कहा गया है कि विदेशी धरती से संचालित आतंकवादियों के भारत में हिंसा को बढ़ावा देने की साजिशें रची जा रही है। रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस क्रैश। रांची से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला एक मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के बाद रडार से गायब हो गया और सिमरिया थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस बीमार को दिल्ली लाया जा रहा था, उसकी मौत हो गई और उसके परिजनों के अलावा डॉक्टर और नर्स समेत 7 लोगों के भी मारे जाने की आशंका है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के अनुसार सिमरिया थाना क्षेत्र के खासियातू करम टांड के घने जंगल में विमान मिला है। प्राथमिक सूचना के अनुसार विमान में सवार 7 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। विमान में एक गंभीर मरीज, उनके परिजन, एक डॉक्टर, एक मेल नर्स, क्रू मेंबर सवार थे। रांची एयरपोर्ट के अनुसार एक मेडिकल फ्लाइट ने उड़ान भरी। अगले स्टेशन से उसका संपर्क हुआ, फिर कंट्रोल अगले स्टेशन को सौंप दिया गया। इसके बाद संपर्क टूट गया। प्लेन ने रांची एयरपोर्ट से संपर्क नहीं किया। राज्य को इस बारे में बता दिया गया। सभी जरूरी SOPs का पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने इस बार भाजपा सरकार का नारा देते हुए ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम ने लिखा कि सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर व्यक्ति दुखी है।
पश्चिम बंगाल में माताएं बहनें आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। पीएम मोदी ने पत्र लिखा है, जय मां काली। अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये आपके सोचे समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा, महिला आज बहुत पीड़ा में है। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प। पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जन कल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण से लेकर युवाओं के सपनों को साकार करने तक और मातृशक्ति के सपनों को साकार करने तक और मातृशक्ति के सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर वर्ग तक हमारी नीतियों और निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आज साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, राज्य सरकार के असहयोग के विरोध के बावजूद आज पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोग जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में 85 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। जब राज्य की सत्ताधारी पार्टियां गरीबों का निवाला छीन रही है, तब हमने छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को 2.82 लाख करोड़ रुपए का लोन देकर मदद का हाथ बढ़ाया। अटल पेंशन योजना के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस देकर माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर मैं धन्य हूँ। जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, आज पश्चिम बंगाल में वही अन्नदाता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में किसान सम्मान निधि के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेनकाब जोन बेरफेस्ट क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 1400 अवैध बस्तियों पर गरजा बुलडोजर। जी हाँ, राजकोट नगर निगम ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली 1400 से अधिक अवैध बस्तियों को ध्वस्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि अजी नदी के किनारे जंगलेश्वर क्षेत्र में ट्रैक्टर, डंपर और अन्य भारी मशीनरी के साथ 65 से अधिक मिट्टी खोदने वाली मशीनें तैनात की गई है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के आदेश के बाद राजकोट नगर निगम आरएमसी ने जंगलेश्वर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। राजकोट जोन 1 की पुलिस उपायुक्त डीसीपी हेतल पटेल ने बताया कि चूंकि अवैध संपत्तियां 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए ध्वस्तीकरण अभियान 3 दिन तक चलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पिछले 2 दिनों में स्वेच्छा से अपनी संपत्तियां खाली करने वाले निवासियों की सहायता की है। निवासियों को नोटिस जारी किए गए थे ताकि वे इस कार्रवाई के लिए तैयार रहें और ध्वस्तीकरण शुरू होने से पहले पानी तथा बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे। पटेल ने कहा, स्थानीय पुलिस निगरानी दल, ड्रोन निगरानी इकाइयां, विशेष अभियान समूह के कर्मी, त्वरित प्रतिक्रिया दल और राज्य आरक्षित पुलिस बल सहित 2,500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वे ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान संयुक्त रूप से घटना स्थल पर कार्रवाई करेंगे। ध्वस्तीकरण कार्रवाई की निगरानी स्थल पर मौजूद नगर निगम के 1000 से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं। इस कदम से इलाके के निवासियों में आक्रोश पैदा हो गया है, जो दशकों से वहां पर रहे हैं। लोग क्या बोले? हालांकि प्रशासन के इस कदम से वहां दशकों से रह रहे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जंगलेश्वर
गली नंबर 3 में रहने वाले हारून भाई शुमरा ने बताया कि वे 43 साल से इस इलाके में रह रहे हैं और उनकी बहन दोनों विकलांग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। हमें सिर्फ 2 दिन पहले बताया गया कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें शायद सड़कों पर रहना पड़े। वहीं एक अन्य निवासी हालिनबेन ने कहा उनका परिवार 50 साल से यहाँ रह रहा है और उन्हें घर खाली करने का आदेश मिला है। 8 लोगों के परिवार को कोई भी किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं है। हम सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। सनलाइट कॉलोनी दिल्ली में 6 साल की बच्ची को अगवा करके हत्या की गई। साउथ ईस्ट दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करके हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी 19 फरवरी को मिली थी। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के रिश्तेदार 30 वर्षीय मनोज लोगन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे क्या मकसद था, इसकी अभी का पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस यौन उत्पीड़न की घटना से इनकार कर रही है। दक्षिणी पर भी जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की बच्ची के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। पुलिस जांच में जुट गई है। अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। सरमन बेनग्राफजुन बेयरफेस्ट क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में लागू होगी राहवीर योजना। दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर मिलेंगे 25,000। सीएम रेखा। जी हाँ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को अब केस पुरस्कार और कानूनी सुरक्षा दोनों ही दी जाएगी। राहवीर योजना से सड़कों पर संवेदनशीलता की नई संस्कृति विकसित होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐसा मानना है। पुलिस कार्रवाई के भय को दूर करने भी करेगी ये योजना। सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को 1-1 लाख का विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। राहवीरों को पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, रेखा गुप्ता जी ने ये योजना शुरू की है और इसके अंदर जो भी व्यक्ति सड़क पर किसी भी प्रकार से घायल हुए एक्सीडेंट के अंदर व्यक्ति को मदद पहुंचाएगा, उसकी जान बचाएगा, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया है और उसके अंदर अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का नियम बनाया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने यह घोषणा की है और यही उपराज्यपाल महोदय ने इसकी पुष्टि भी की है कि आगे से जो भी भर्तियां होगी दिल्ली पुलिस में, उसके अंदर 20% जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, वो अग्निवीरों से लिए जाएंगे। इसके पीछे पुलिस का ये मानना है बदलाव करने का कि इस तरीके से अनुशासित और सुप्रशिक्षित जवान हमें दिल्ली पुलिस को मिल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।